Good morning, dear students. Myself, Dr. Jyoti Arora, G/SSS Across PGT Chemistry. हरियाणा के इस एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 12th क्लास का चैप्टर 14 जो है बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर में प्रोटीन्स का टॉपिक। बायोमोलिक्यूल्स आपने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का भी वीडियो देखा होगा और अच्छे से समझा होगा कि जो बायोमोलिक्यूल्स है, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा सा मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दोबारा से देना चाह रही हूँ। बायोमोलिक्यूल्स, बायो मीन्स बायोलॉजिकल, बायो मीन्स बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल बॉडी में, बायोलॉजिकल का मतलब हमेशा हम किस चीज से लेते हैं, सजीव चीज जो होती है, जो लिविंग थिंग्स होती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। तो जो भी बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स जो सजीव चीजों में, मीन्स जो लिविंग थिंग्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दे आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हमारी चार टाइप की मेन कैटेगरी होती है। मेनली हम चार टाइप की कैटेगरीज में, सबसे पहले हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है प्रोटीन्स, थर्ड इज आवर न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज डीएनए एंड आरएनए, एंड फोर्थ आर आवर वैक्सीज। ओके, या हम ये कह सकते हैं फैट्स एंड लिपिड्स, जिसके अंदर हमारे वैक्सीज भी आते हैं, तो फैट्स एंड लिपिड्स। तो 4 बायोमोलिक्यूल्स आर देयर। फर्स्ट इज अ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन्स, थर्ड इज अ न्यूक्लिक एसिड्स एंड फोर्थ आर द फैट्स एंड द लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम सब लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गलेक्टोज, सुक्रोज, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एंड दे प्रोवाइड अस एनर्जी। मेनली जो उनका पर्पस क्या होता है, दे प्रोवाइड अस एनर्जी। नाउ वी कम टू द सेकेंड बायोमोलिक्यूल दैट आर प्रोटीन्स. Proteins are very important biomolecules because they help in the growth and the maintenance of our body. तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, सबसे पहले है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स। अबंडेंट मीन्स सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में दे आर अवेलेबल। दूसरा क्या है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस। बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है या मेंटेनेंस का काम है वो कौन करते हैं, ये प्रोटीन्स करते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कैन यू टेल मी व्हाई आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स विच बायोमोलिक्यूल इज मोर इम्पोर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन्स मैंने आपको बताया कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैन यू टेल मी वेदर द कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट और द प्रोटीन्स। देखो, हम एज सच कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बट इफ वी वांट टू कंपेयर देन व्हाट आर विच मॉलिक्यूल इज मोर इम्पोर्टेंट, टेल मी। Yes, very good. Proteins are more important biomolecules than carbohydrates, because if we don't have any growth in our body, then what the energy will do? किसके लिए हम खाना खाएंगे जब हमारी बॉडी में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मेंटेनेंस ही नहीं हो रही है। एक चीज हमारी खराब हो गई, हमने नेल काटा, नेल दोबारा नहीं आया, दैट मीन दैट इज ऑल्सो मेंटेनेंस। प्रोटीन्स होते हैं ना हमारे नेल्स में, अभी हम देखेंगे, तो दैट इज ऑल्सो तो हम एनर्जी लेके क्या करेंगे, नेल तो नहीं आएगा ना वहां पर, तो मतलब हमारी बॉडी में क्या आ गई, कोई ना कोई बीमारी आ गई। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स देन द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, these are the polymers of alpha amino acids. तो प्रोटीन्स जो है किससे बनते हैं, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। नाउ वी विल कम टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स नाम से समझ में आ रहा है, अमीन ग्रुप और प्लस में हमारा कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप इसके अंदर हमारा लगा हुआ होता है। तो अमीनो ग्रुप मतलब अमीन NH2 ग्रुप, और एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप। तो ये दो ग्रुप जो है ये लगे हुए होते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, किसमें, अमीनो एसिड्स में। तो अगर हम इस टाइप का स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन ना देख के, वी हैव ऑलरेडी डन द स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट, तो हम इसको ना देख के अगर सिंपल देखें तो CHR
ये यहाँ पर हमारा हो गया COH और यहाँ हमारा हो गया NH2। तो मतलब NH2 ग्रुप लगा हुआ है, COH ग्रुप लगा हुआ है, C के साथ एक H है और ये R जो है ये चेंज होते चले जाते हैं। एंड when R changes we get different amino acid and around 500 amino acids are known which are naturally occurring but 20 are present in our body। ठीक है, अब ये देख रहे हो तुम इस कार्बन के साथ COH है, NH2, R और H ग्रुप, these all 4 groups are different, so this carbon is always chiral carbon। chiral carbon पता है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जब किसी कार्बन पे चारों फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं दैट इज नोन एज कायरल कार्बन। तो ये हो गया हमारे पास। और दूसरी बात क्या है, एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। तो जब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है दैट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज L configuration, so this is L amino acid। तो amino acids are always L amino acids। ठीक है, समझ में आ गई। और जब अब क्या होता रहता है कि ये अमीनो एसिड्स डिफरेंट अमीनो एसिड्स अटैच होते चले जाते हैं एंड वी गेट डिफरेंट प्रोटीन्स। कैसे अटैच होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। वैसे हमने अभी नेक्स्ट वाले सेशन में भी अगर हम देखेंगे, ये हो गया सेकंड। इसके साथ दूसरा हमारे पास आ जाता है CHR-COH। तो यहां से हमारा क्या गया, यहां से हमारा OH ग्रुप चला गया और यहां से हमारा H ग्रुप चला गया। तो वी गेट CHR-CONH-CHR-COH। तो दिस वी गेट इस तरीके से डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं एंड वी गेट large number of amino acids in a particular compound or a molecule and these molecules are known as proteins। ओके, प्रोटीन का जो हमारा वो हुआ है, स्टार्ट हुआ है, जो वर्ड कहां से आया है, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नोन एज प्रोटियोसिस एंड प्रोटियोसिस इज अ वर्ड जिसको हमने क्या बोला, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहां से ये आया। और प्रोटीन्स किस किस में होता है, क्या क्या इसकी वो होती है, जो हम खाते हैं उसके अंदर, मिल्क में, चीज में, फिश में, एग में, पल्सेस में, जो हरी दाल होती है उसके अंदर जो है प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। ओके, नाउ ये 20 अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इसका चार्ट है, इसका चार्ट हम देख रहे हैं। इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि जहां पर स्टार लगा हुआ है दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड, जो स्टार नहीं लगा हुआ है दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो acids। So what are essential और what are non-essential amino acids? So 2 type of categories are there for amino acids, essential and non-essential amino acids। essential amino acid जो होते हैं they cannot be synthesized by our body। हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं। तो अगर बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हो सकते बट हमें चाहिए, तो what we will do, we will take it from our डाइट से हम लेंगे इसको। So these type of amino acids which cannot be synthesized by our body and we have to take it from our diet, उन अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं essential amino acids। So there are 10 essential amino acids। कुछ एग्जाम्पल हमें याद करने पड़ेंगे, valine, leucine, lysine, etc। Non-essential amino acids are the amino acids that can be synthesized by our body, we cannot have to take it from our diet। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा। तो 10 ये है और 10 ये है। ठीक है, अब एक चीज और हमने देखनी है कि ये जो आर ग्रुप है ये किस तरीके का आर ग्रुप होता है। ये आर ग्रुप जो है 4 टाइप का हमारे पास हो सकता है। ठीक है, एक हमारे पास है सिंपली पोलर, एक हमारे पास है नॉन पोलर और दूसरा इसके अंदर इनफैक्ट अगर हम देखें तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप के हमारे यहां से अमीनो एसिड बनते हैं। 1 तो हमारे पास हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड, दूसरा हमारे पास हो गया बेसिक और तीसरा हमारे पास हो गया एसिडिक अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर जो ये आर ग्रुप होगा वो न्यूट्रल होगा, मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन हमारे पास आती है। ठीक है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन आती है। बेसिक अमीनो एसिड के अंदर जो ये आर ग्रुप होता है वो बेसिक होता है और बेसिक के अंदर हमारे पास या तो इंडोल टाइप की रिंग आएगी या हमारे पास दूसरी कौन सी हमारे पास आते हैं NH2 ग्रुप का ही कोई हमारे पास CH2 NH2 इस टाइप से हमारा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होगा। जो एसिडिक अमीनो एसिड है उसके अंदर जैसे मैंने ग्लूटामिक एसिड लिखा है
तो एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो R ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा COOH ग्रुप लगा हुआ है, CH2COOH इस तरीके से। सो देयर आर बेसिकली, अगर हम वैसे क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप की है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड एसिडिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन होती है, बेसिक के अंदर जो ग्रुप लगा होता है वो कोई बेसिक ग्रुप लगा हुआ होगा R, और जो एसिडिक होगा उसमें एसिडिक ग्रुप लगा हुआ होगा। बट अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से देखें सो क्लासिफिकेशन डिफर्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते बॉडी में, डाइट से लेने पड़ते हैं, और नॉन एसेंशियल जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, डाइट से लेने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। सो दीज आर बेसिकली द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एक इसके अंदर और पॉइंट है कि देयर इज वन अमीनो एसिड विच इज नॉट एट ऑल chiral amino acid. All amino acids are chiral except one, that is glycine. Glycine is amino acid which is not at all chiral. क्यों chiral नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर हम देखें ये वाला जो R है, this is H. ये बेसिकली ये कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप जो मैंने ये वाला बताया है। तो अगर ये R ग्रुप H ही होगा तो ये H और H सेम हो गए। जब ये H और H सेम हो गए तो डेफिनेटली कायरलिटी खत्म हो गई, क्योंकि 4 ग्रुप से डिफरेंट नहीं हुआ, 2 ग्रुप हमारे सेम हो गए। सो द ग्लाइसिन इज द अमीनो एसिड विच इज नॉट कायरल, बट ऑल अदर अमीनो एसिड्स, एग्जिस्टिंग अमीनो एसिड्स, चाहे वो बॉडी के अंदर है, चाहे बॉडी के बाहर है, चाहे कहीं भी प्लांट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, all amino acids are chiral in nature. They are L amino acids. They are made up of NH2 group and COH group, and proteins are the polymers of amino acids. Means proteins are made up of long chain of amino acids. जब हम ये कहते हैं कि अगर हमने अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है, जो ये चार्ट है, चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि कुछ शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है, जैसे LR9 है तो LR9 को पूरा नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं LR। ग्लाइसिन को हम लिखते हैं ग्लाई, ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ते चले जाते हैं। ग्लूटामिक को हम लिखते हैं ग्लू, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है, एंड दे गिव अस प्रोटीन्स, एंड ईच एंड एवरी प्रोटीन हैज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ईच एंड एवरी प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन की जो है दूसरे प्रोटीन के साथ अमीनो एसिड की सीक्वेंस मैच नहीं करेगी, चाहे उसमें इतना सा एक ही का डिफरेंस है, चाहे वो 100 अमीनो एसिड से बना हुआ है, सिर्फ एक सीक्वेंस में डिफरेंस हो, बट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू प्रोटीन्स। आगे बात समझ में। एक और चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा कि ये एक अमीनो एसिड था, ये दूसरा अमीनो एसिड था, तो ये जो OH और NH यहाँ से वाटर निकला, इनको हमने जोड़ा तो माइनस वाटर हुआ, तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है CONH बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है, 2 अमीनो एसिड से। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, वो डाइपेप्टाइड बन गया, मतलब 2 अमीनो एसिड से बना हुआ है। 2 पेप्टाइड बॉन्ड मतलब ट्राइपेप्टाइड। 3 पेप्टाइड बॉन्ड मतलब हमारे पास 3 पेप्टाइड बॉन्ड है तो मतलब वो टेट्रापेप्टाइड है। क्यों, क्योंकि एक जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होगा, किससे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड से। ठीक है, तो एक बार ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये बनते हैं। तो आप ये देखिएगा इसके अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास ये वाला एक बना NH2 CHR CONH CHR COH, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने क्या बोल दिया, डाइपेप्टाइड। ठीक है, और कितने बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, 1 पेप्टाइड बॉन्ड। कितने बॉन्ड है, 1 पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा आपने एक लिखा H2N CHR CONH CHR CONH CHR COH। अब इसमें देखिएगा CONH कितने बॉन्ड है इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। एंड हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड एंड 3 अमीनो एसिड। दैट मीन्स इट इज नोन एज ट्राइपेप्टाइड। एंड हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास जो होते हैं पेप्टाइड्स होते हैं। और जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड, जो जिसमें हम अब ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते कि 100 है 200 है, तो कैसे हम कहां तक नंबरिंग करेंगे। सो दे आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स।
ठीक है, दे आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, दीज आर बेसिकली द प्रोटीन्स। समझ में आई? दीज आर बेसिकली द प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। सो हम कहां तक काउंटिंग करके कहां तक उनको नंबरिंग देंगे? सो वी कॉल्ड प्रोटीन्स एज पॉलीपेप्टाइड्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। Understood? So number of peptide bond is always less than the number of amino acid, one less than. Okay, understood? So this is our basic, you can say, introduction about the proteins. Now we will proceed further towards the properties of amino acids or the proteins and the classification of proteins. अभी तक हमने classification किसकी की? अमीनो एसिड्स की। दो टाइप से की हमने, एक तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे, दैट इज न्यूट्रल, बेसिक और जो हमारा एसिडिक। दूसरा हमने किया असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। तो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। नाउ वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड देन वी विल कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। थोड़ा सा मैंने आपको कायरलिटी का जो प्रॉपर्टीज है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Now some other properties are also there. They are colorless, crystalline solids, water soluble and high melting point. ये अगर आप देखोगे जैसे हमारा नमक होता है, देखा हुआ है सबने नमक, कॉमन सॉल्ट सबने देखा हुआ है, उसी की तरह, बट वो है कि वो बहुत ज्यादा जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं। क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है ना, तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉर्मली दे आर व्हाइट इन कलर, बट वन अमीनो एसिड दैट हैज येलो कलर इज सिस्टीन। सिस्टीन एक हमारे पास अमीनो एसिड है, बिकॉज ऑफ दी SH-SH बॉन्ड इट हैज येलो कलर। जितने भी सल्फाइड बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर मोस्टली येलो कलर्स, येलो कलर्ड कंपाउंड्स, एंड देयर स्मेल इज ऑल्सो वेरी बैड। ठीक है, समझ में आया? सो ऑल आर व्हाइट वाटर सॉल्युबल। जितने भी प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स है, सॉरी, दे आर वाटर सॉल्युबल। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है, बिकॉज इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फाइड लिंकेज एंड बहुत सारी लिंकिंग हमारे पास होती है। कलरलेस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वन दैट इज सिस्टीन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे बिहेव एज सॉल्ट। सो इन द aqueous solution they have negative charge as well as positive charge. यहाँ CO का हमारे पास माइनस चार्ज है और NH2 पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। एक चीज और इसके अंदर है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वी आर अगेन एंड अगेन सेइंग अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। सो दीज अल्फा, बीटा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड्स। These alpha, beta, gamma and delta are named on the basis of the position of NH2 and COH group. जिस हिसाब से NH2 और COH ग्रुप प्लेस्ड होंगे, अभी मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, फिशर प्रोजेक्शन बनाई थी हमने। COH यहाँ पर था हमारा, NH2 इस तरफ था, H हमारे पास यहाँ था और यहाँ पर हमारा CH2 ग्रुप था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है, इसके अंदर जो ये H हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये जो ग्रुप है हमारा, हाँ CH2 ग्रुप, सॉरी यहाँ पर ये CH2 तो हो गया, यहाँ पर R ग्रुप आ जाएगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन वी नेम एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। बट जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं, जो अगर आप उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, उनको आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हैं जब हम, तो हमारे को अमीनो एसिड्स मिलते हैं एंड दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे पास दो तरीके के हमारे पास मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो इनकी शेप होती है वो अलग अलग लेवल पे जाती है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दिस टू आर लेफ्ट विद। फर्स्ट वी विल टेक अप विद द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके, now next we have the types of proteins. On the basis of molecular shape, we have mainly two types of proteins. One are the fibrous proteins and one are the globular proteins. So the main basic difference इनके बीच में आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो we will first take up with the fibrous proteins. When polypeptide chains run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond, then fibrous means fiber like structure is formed and these type of proteins are known as fibrous proteins.
हमारे पास जो हमने ये चेन देखी थी, ये वाली हमारे पास डाइपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन जितनी भी थी, जिसके अंदर हमारे पास CHR, CO, NH, CHR डैश, CO, NH, CHR डबल डैश एंड COH। मैं मान के चलती हूँ कि आई हैव टेकन अ ट्राइपेप्टाइड, ओके, एंड डाइपेप्टाइड बॉन्ड है इसके अंदर, दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो अगर इस तरीके की कई चेन्स पैरेलल हो जाए, दे रन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल चलती चली जाए, ये एक चेन है, ऐसी दूसरी चेन, तीसरी चेन, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑब्वियसली जब यहाँ पर COH आएगा तो इसके साथ में हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इस तरीके से, ये जो हमारे पास कार्बन का C डबल बॉन्ड OH होता है, इसके साथ हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर ये CHR, फिर ये CONH, और इस तरीके से इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, नेक्स्ट वाले के साथ इस तरीके से यहाँ पर क्या होती चली जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाएगी। और अगर हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड, मैंने बताया था ना, एक हमारे पास अमीनो एसिड है जिसके अंदर SH बॉन्ड होता है, तो जो अगर हमारे पास दो सिस्टीन अमीनो एसिड वाली चेन्स पैरेलल आती हैं तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई चेन्स जब पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के और हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं, सो दे फॉर्म अ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर नोन एज फाइब्रस प्रोटीन्स, ओके। नेक्स्ट है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एंड द लास्ट थिंग इज एग्जाम्पल कैरेटिन। कैरेटिन जो होता है प्रोटीन, जो कि हमारे हेयर में होता है, वूल में होता है, सिल्क में होता है। और अगर हम बात करें तो कैरेटिन प्रोटीन, बट जो हेयर वाला जो प्रोटीन होगा कैरेटिन, उसके अमीनो एसिड की सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट होगी देन वूल, देन हमारे पास देन सिल्क। अगर सेम होती है अमीनो एसिड की सीक्वेंस तो फिर सेम ही हो जाते, फिर वूल अलग कैसे बना, सिल्क अलग कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे है, हाउ, because the amino acids are different in these proteins, okay? तो slight difference होता है, चाहे एक अमीनो एसिड का भी डिफरेंस होगा, बट there will be difference in the amino acid sequence। तो एंड दूसरा हमारे पास इसके एग्जाम्पल है मायोसिन का, जो कि हमारी मसल्स के अंदर होता है। सो दीज आर द फाइब्रस प्रोटीन्स। दूसरा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल टुगेदर, कॉइल अराउंड, अगर ये जो पॉलीपेप्टाइड, जैसे ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे कॉइल्ड हो जाती है जब, तो उसको हम स्फेरिकल शेप एक मिल जाती है, दैट आर नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ओके। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होते हैं। और तीसरा क्या है इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। इंसुलिन सबको पता है किसके काम आता है, शुगर का, जो हमारे पास डायबिटीज की जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, इट कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स। तो इंसुलिन इज अ प्रोटीन विच कंटेन्स 51 अमीनो एसिड की सीक्वेंस। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है इसका एल्ब्यूमिन का। So these are the two types of proteins which are based on the molecular shape. Now we will take up the structure of proteins and depending on their levels. Now we will come to the structure and shape of the proteins can be studied at 4 different levels. 4 different levels पे हम structure of proteins को study कर सकते हैं। सबसे simple level, उससे complicated, then complicated and the most complicated level, ठीक है। जैसे हमने, आप ये मान के चलो कि हमने दाल बनाई, हमने दाल देख ली कि दाल है वो, इसके अंदर हमने मिक्स दाल बनाई, हमने 5 टाइप की दाल बनाई। अब उसके अंदर कौन कौन सी दाल है, क्या है, तो वो हमें बिल्कुल प्राइमरी उस पे जाना पड़ेगा ना, कि हमने कौन कौन सी दाल इकट्ठी करी, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर हमने उनको मिक्स कर दिया, उनको धोया, दैट इज अवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर हमने उसको गैस पे चढ़ा दिया और वो बॉईल करने रख दी, दैट इज अवर टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब वो हमारे पास प्याज टमाटर का हमने पूरा उसको फ्राई कर दिया तो हमारे पास जो चीज आई हमारे पास, दैट इज अवर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सेम हमारे पास इसी तरीके से प्रोटीन्स का भी स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे मोस्ट बेसिक लेवल, जिसके अंदर हमें एक एक चीज का पता होता है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ईच पॉलीपेप्टाइड चेन गिव्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। तो जहां हमें सबसे बेसिक चीज पे हम चले गए कि वो जो प्रोटीन है वो कौन सी अमीनो एसिड की सीक्वेंस से बना हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको दाल के बारे में, दाल हमने एक अलग अलग करी, इसी तरीके से कि अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस है, दैट विल गिव अस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ओके।
सो प्रोटीन्स में वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा चेन हो सकती हैं, और जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बताता है दैट इज अवर प्राइमरी स्ट्रक्चर. एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं जब हमने कैरेटीन के बारे में पढ़ा कि वूल सिल्क में, सब में यही हमारे पास वूल सिल्क दोनों में हमारे पास जो है कौन सा प्रोटीन होता है, कैरेटीन. बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द डिफरेंस, स्लाइट चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. तो वही वो कह रहा है कि जैसे ही सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाएगी, चाहे एक सीक्वेंस भी चेंज हो, इट विल गिव अ डिफरेंट प्रोटीन. सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर इन द स्लाइड ऑल्सो यू विल सी that it will give you the simple sequence, the most simplest part, the sequence of amino acid. Okay. Now next we have the secondary structure. It tells us the shape of the protein. ये हमें क्या बताता है, प्रोटीन की शेप बताता है. These structures arise due to the folding of the backbone of polypeptide chain due to the hydrogen bonding between the CO and the NH group. जैसे हमने देखा कि CO NH बॉन्ड जो है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में होता है. तो अब क्या हुआ कि हमारे पास एक ये वाली चेन है, मैं मान के चल रही हूं दिस इज वन चेन, दिस इज अवर सेकेंड चेन. ठीक है. तो अब क्या होता है, ये इस तरीके से ये चेन्स बहुत सारी होती है, इनकी क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है. तो फोल्डिंग होने से क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं. फोल्डिंग होने से मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है CO और NH के बीच में. तो उसकी वजह से हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं. वन इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड अदर इज द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यही वाली जो एक चेन है, वो उसके जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं बहुत सारी, वो क्या हो जाती है, कॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे स्प्रिंग होता है ना, उस तरीके से. ठीक है. इसके अंदर हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है. एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये वाली चेन ही क्या हो जाती है, कॉइल्ड हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी मैं मान के चल रही हूँ 50 अमीनो एसिड है. तो 50 अमीनो एसिड्स लाइन में ना होने की बजाय वो क्या हो जाते हैं, कॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो अगर वो कॉइल होंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एंड वी विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स का. ये आप सारा स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी. इस टाइप का हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है. एक हमारा लेफ्ट हैंडेड होता है, एक हमारा राइट हैंडेड होता है. तो ये हमारी राइट से कर रहे हैं तो दिस इज राइट हैंडेड, ये हमारा लेफ्ट से घूम रहा है तो दिस इज अवर लेफ्ट हैंडेड. ओके. और दूसरा हमारे पास आता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. बीटा प्लेटेड का मतलब क्या है, ये दो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ऐसे पैरेलल. ठीक है. एक पैरेलल हो गई और दूसरी हमारे पास क्या होगी, एंटी पैरेलल. मतलब एक में सारी जगह पे NH2 ग्रुप है, ये वाला मैंने मान के चलिए NH2 सबके NH2 ग्रुप एक लाइन में है. दूसरे में एक में NH2 है, एक में COH है. ठीक है. तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, जिसके अंदर एक में क्या होता है, पैरेलल में सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड इन अदर द पॉलीपेप्टाइड चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. तो these two type of structures arise and these are known as secondary structure which gives us the shape of the protein. क्या Now next are our tertiary structure. ये मैंने ऐसे बीच में लाइन लगाई है, इसका मतलब डिफरेंस नहीं है, जस्ट I have to tell about the tertiary and the quaternary structure separately. Tertiary structure it represents overall folding of the polypeptide chain. अब हमारे पास अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड है. बहुत सारे अल्फा हेलिक्स होंगे एक ही प्रोटीन में, बहुत सारे बीटा प्लीटेड होंगे, क्योंकि कोई चेन किसी तरीके से वो करती है, रोल कर दी है कोई किसी तरीके से. सो ओवरऑल फोल्डिंग जो है हमें कौन बताता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बताता है. और इससे हमें दो शेप्स निकल के आती है, फाइब्रस एंड द ग्लोबुलर, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इट इज एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन्स और सब यूनिट्स. अब क्या वो कह रहा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, जब बहुत सारे जो सेवरल प्रोटीन चेन्स, बहुत सारी प्रोटीन चेन्स जो है वो एसोसिएट हो जाती हैं, और सब यूनिट, छोटी छोटी जो सब यूनिट्स है, मतलब बहुत सारे प्रोटीन जो छोटे छोटे हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, क्लोजली पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट आर अवर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक प्रोटीन नहीं आएगा, इट इज द combination of so many protein chains, or you can say the subunits, and each subunit definitely has its own primary, secondary and tertiary structure. क्योंकि subunit क्या है, subunit are different protein chains.
ओके तो इसीलिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को जब आप मिला देते हो जो स्ट्रक्चर बनता है क्लोजली पैक्ड, दैट इज अवर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. द लास्ट थिंग इज द मेन फोर्सेस टू स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस SH-SH बॉन्ड जो हम बोलते हैं, वैंडरवाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहां से आते हैं? मैंने ये बताया तुम्हें कि पोलर जो है एक्वा सोल्यूशन में इट कैन एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन, तो प्लस चार्ज हो गया माइनस चार्ज हो गया. इसके अलावा जो आर चेन होती है अमीनो एसिड की वो कोई एसिडिक होती है कोई बेसिक होती है, तो उसमें भी हमारे पास क्या आ सकता है? चार्ज आ सकता है. तो इसीलिए उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन आल्सो कम्स इनटू picture. Okay, so this is our primary, tertiary and the quaternary structure of proteins and this is all about our structure of proteins. एक चीज और इसके अंदर हमारे पास आता है, एक नाम आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोटीन को जो उसका अपनी पीएच कंडीशन स्टेबलाइज होने की है, जो उसकी टेम्परेचर स्टेबलाइज होने का है, हम उसको चेंज कर देते हैं, तो जो प्रोटीन की जो शक्ल होती है, यू कैन से द प्रोटीन की जो नेचर होती है, हम उसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसकी शक्ल चेंज हो गई. तो मतलब शक्ल चेंज होने का मतलब आप ये कह सकते हो सर्जरी. ठीक है, तो जब हमने प्रोटीन के ऊपर कोई सर्जरी कर दी, दैट इज अवर डीनेचुरेशन. कैसे हुआ? जब हम क्या करते हैं, एग बॉईल करते हैं, सबको पता है. तो एग बॉईल करने से क्या होता है, जो एग है वो हार्ड हो जाता है. जो एल्ब्यूमिन हमने प्रोटीन पढ़ा था वो किस में होता है? एग में होता है. तो जो वो हार्ड हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि वो लिक्विड फॉर्म में था उसका अंदर का पार्ट, बट हमने उसको क्या कर दिया, लिक्विड फॉर्म से हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज डीनेचुरेशन. नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल आता है, दूध से हम दही बनाते हैं. तो दूध के अंदर प्रोटीन कोई और होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और प्रोटीन, डीनेचुरेशन उसके अंदर हो जाती है. So that is our the change in the physical change, not the chemical change. सीक्वेंस चेंज नहीं होती है, सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा. तो इसमें हमारे पास क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है. किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर, by changing the pH or the temperature condition, that is known as denaturation. ठीक है, ये रीनेचुरेशन भी आजकल नया वो ट्रेंड आया हुआ है. रीनेचुरेशन भी हो जाता है, बट सारे प्रोटीन्स का रीनेचुरेशन नहीं हो सकता. ओके, तो दिस इज अवर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. दिस इज ऑल अबाउट अवर प्रोटीन्स. नाउ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ एंजाइम्स वी विल कवर एंड देन नाउ द लास्ट इज अवर एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर बायोकैटलिस्ट. एंजाइम्स के बारे में हमने सुना है, आप बताइएगा. चलो, एंजाइम्स क्या होते हैं? सुना है हम सबने. रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पूरी पढ़ ली, उसमें भी हमने कुछ रिएक्शंस में देखा कि एंजाइम्स यूज होते हैं. व्हाट आर एंजाइम्स? यस, गुड. एंजाइम्स आर बेसिकली द बायोकैटलिस्ट. एक कैटलिस्ट होता है, हमने आयरन डाल दिया, वैनेडियम डाल दिया, निकल डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया. दीज आर नॉन लिविंग बट दीज आर द बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट ये मैंने फर्स्ट वर्ड में जब हमने बात की थी बायोमोलिक्यूल्स की, देन ऑल्सो आई टोल्ड यू बायो आते ही मतलब होता है किसी की हम बॉडी की बात कर रहे हैं, किसी हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं. तो these enzymes are basically used in our body to perform many functions. Many functions means जैसे कि डाइजेशन का फंक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस का फंक्शन हो गया, कोई भी बड़ा कंपाउंड है उसको तोड़ना है, हमें ब्रेक करना है, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन. ठीक है, अब हमने सुक्रोज खाया, सुक्रोज हमने खाई, जो ये हमारे पास होता है, गन्ना होता है, शुगर केन होता है, और उसके अलावा हमारे पास जैसे कि फ्रक्टोज है, हमने चीनी खाई, गलेक्टोज हमने खाया, दूध पिया, गलेक्टोज, उसमें लैक्टोज होता है. तो हमने इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट द स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है ऑफ इज ग्लूकोज. तो हमने क्या करना, हमने स्टार्च खाया, आलू खाया, आलू में क्या होता है? स्टार्च, जिसके अंदर अराउंड मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो वी हैव टू ब्रेक दैट. तो उसको ब्रेक कौन करेगा? हम हाथ से तो नहीं तोड़ेंगे अंदर बॉडी में जाके. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? वी नीड सम कैटलिस्ट which help in the various biological processes that are going to taking place in our body. So these are the biocatalysts which help in the many biological processes like digestion, और उसके अलावा bond breaking, bond making, hydrolysis and all these processes. Almost all enzymes are globular proteins. Enzymes अगर हम देखेंगे ना तो हम कहेंगे enzymes हम यूज कैसे करते हैं.
ये भी पाउडरी मटेरियल होते हैं, हमने रिएक्शन की उसमें एंजाइम डाल दिया, बट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। ये तो सबको पता है एंजाइम्स के लिए, सेम इनके नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन, दे ओनली व्हाट दे डू इज दे reduce the value of activation energy, and the activation energy is energy which is required to, you can say, perform a particular reaction। तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेट करने की एनर्जी है, रिएक्शन करने की एनर्जी है, उसको कम कर देता है by not taking part in the chemical reaction। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम हमें एज इट इज रिकवर होता है। तो जितने भी हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करते हैं उसके अंदर हमें जितना एंजाइम यूज हुआ वो वापस एज इट इज हमारी बॉडी में आ जाता है। उसमें ये नहीं है कि हमने एक एंजाइम यूज किया तो वो गायब हो गया, अगर वो यूज हो जाता तो फिर तो हमारी बॉडी में एंजाइम डालने पड़ते बार बार, बट ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में जो है वो यूज नहीं होते हैं, दे ओनली ट्रिगर द रिएक्शन, दे ओनली लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि सुक्रोज का मैं बता रही हूँ तुम्हें हाइड्रोवो करना है हाइड्रोलिसिस, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अराउंड 6 के आसपास है, 6 किलो जूल्स per mole। And when we use the enzyme hydrolysis of sucrose जब हम करते हैं उसके लिए हमारे पास जो यूज होता है एंजाइम उसका नाम है माल्टेज। तो जो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, इट लोअर्स डाउन द एनर्जी टू 2.1 किलो जूल्स पर मोल। तो जब एनर्जी इतनी कम हो गई तो ऑब्वियसली हमारी जो है बॉडी में रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगी। ओके, so they do not part in the chemical reaction or the biological reactions। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी हमें किलो में चाहिए, हमें इसको मिलीग्राम से भी मिलीग्राम में इनकी अमाउंट चाहिए होता है। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। मतलब अगर एक एंजाइम बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहा है तो वो बॉन्ड ब्रेक ही करेगा, अगर एक एंजाइम हाइड्रोलिसिस करने का काम कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस ही करेगा, अगर एक एंजाइम बॉन्ड जोड़ने का काम कर रहा है तो वो बॉन्ड जोड़ने का काम करेगा, अगर एक एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम कर रहा है तो वो वही करेगा। तो दैट इज इट इज वर्टिक। और अगर कोई एंजाइम सुक्रोज पे रिएक्शन कर रहा है तो वो सुक्रोज पे ही करेगा, वो हमारा जो है ग्लूकोज पे नहीं कर सकता। सो द रिएक्शन एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, for particular reaction, and they have particular function, they have specific function। अब इनको हम नाम कैसे देते हैं एंजाइम्स का, इनका नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट अ ब्रीफ लाइन और इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग यू। जैसे कि इसके अंदर जो है जो सबस्ट्रेट के हिसाब से, जैसे यहाँ पर सुक्रोज है, सुक्रोज और हम इसको माल्टोज भी बोल सकते हैं। तो अगर माल्टोज का इसने हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो इस एंजाइम का नाम हो गया माल्टेज, ठीक है। अगर कि कोई दो डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट के हिसाब से इसके नेमिंग होती है, दूसरा इसकी नेमिंग होती है इसके काम के हिसाब से। जैसे इसने हाइड्रोलिसिस किया तो इसका नाम हो गया हाइड्रोलिसिस, अगर इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया तो इसका नाम हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ठीक है। अगर इसने लाइसिस, ये हो गया तोड़ने वाले, ये हो गए लाइगेसिस हो गए। तो इस तरीके से दे हैव पर्टिकुलर नेम्स डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट ऑन विच दे आर रिएक्टिंग और द वर्क दे आर डूइंग। Okay, so these are some of this is quite a small introduction। और ये किस तरीके से काम करते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है इनका। लॉक एंड की मतलब पर्टिकुलर लॉक है, मीन सबस्ट्रेट पर्टिकुलर है और पर्टिकुलर चाबी ही लगेगी, दूसरा एंजाइम काम नहीं कर सकता। सो दे वर्क बेसिकली ऑन लॉक एंड की मैकेनिज्म। Okay, so this is the small introduction about enzymes and this is all about your proteins। तो what we did in proteins, एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते, ब्रीफ रिकॉल कर लेते हैं। प्रोटीन्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड्स कायरल होते हैं, दे हैव एल कॉन्फिगरेशन। उसके बाद हमने पढ़े कि डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेजेंस इन अवर बॉडी दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके हमने 10-10 एग्जाम्पल जो है हमें 2-3 याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि दे आर कलरलेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रिटन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन वी केम टू द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। उनका स्ट्रक्चर का हमने ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स किया। फाइब्रस क्या होते हैं बॉन्डिंग के हिसाब से, और जो ग्लोबुलर होते हैं वो जो है पैरेलल और एंटी पैरेलल, वो स्टार्ट होते हैं उसके अंदर।
तो उसके हिसाब से हमने इनका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाटर में वो हमने देखा. देन वी सी अबाउट द बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन्स के हिसाब से हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड quaternary. Then we did small introduction about the denaturation of protein and very small introduction about the enzymes. So थोड़ा सा आपको जो problems है वो आपको definitely slide में मिलेंगी. So you will do that. Hope you will everybody understood the chapter, the topic of proteins. Very easy, very interesting chapter of the biomolecules और बहुत आगे काम आता है proteins का, carbohydrate. These are very important. So hope you will understand the module and hope you will definitely study it and make your notes and make it understand. Okay? Thank you so much.